ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। किस विधि वंदन करूं तिहारो ओढ़र दानी त्रिपुरारी, किस विधि वंदन करूं तिहारो ओढ़र दानी त्रिपुरारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी, बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। नयन तीन उपवीत भुजंगा, शशि ललाट सोहे सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, शशि ललाट सोहे सिर गंगा। मुंड माल गल बीच विराजे, महिमा है भारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी, बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। कर में डमरू त्रिशूल विराजे, कटि में हरवा घांबर धारे। कर में डमरू त्रिशूल तिहारे, कटि में हरवा घांबर धारे। उमा सहित हिम शैल विराज, शोभा है न्यारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी, बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी, बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। इस कार्यक्रम की प्रमुख वक्ता बहन सरोजी गट्टानी, आपका मैं पंढरपुर तहसील महिला संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित बहन सो अनुसुया जी मालू तथा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित बहन सो बसंती जी भराड़िया, आप दोनों का मैं मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। उसी के साथ जून सभागृह में जुड़े सभी जिला पदाधिकारी, समिति प्रमुख तथा श्रोताओं को मैं दिल से अभिवादन करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आज का यह कार्यक्रम हम सभी को बहुत सारी अच्छी बातें सिखा के जाएगी। घर को स्वर्ग बनाती नारी, घर को स्वर्ग बनाती नारी, घर की इज्जत होती नारी। देव भी पूजा करते जिसकी, ऐसी प्यारी मूरत है नारी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय उमा महेश। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा भाभी, बहुत ही अच्छे से आपने स्वागत किया है। अब मैं हमारी प्रमुख अतिथि महाराष्ट्र प्रदेश महिला संगठन अध्यक्षा सौ अनुसुया जी मालू से निवेदन करती हूँ कि वो हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद बहना जी। पंढरपुर तहसील माहेश्वरी महिला संगठन को बहुत बहुत वंदन करती हूँ। सोलापुर जिला के इस तहसील को जो सच में एक स्मरणीय है, यहाँ के हर कार्यकर्ता को वंदन करती हूँ। आदरणीय दीपा जी झव्वर, सपना जी भट्टड़, राजेश्री जी कलंत्री, कीर्ति जी बजाज और आज के वक्ता हमारी बहना खुद जो हर वक्त कदम से कदम चलाते हुए, जिसकी कलम पर सच में समय आने पर परिवर्तन होता है, जिनकी किताबों में मैगजीनों में देखोगे तो हर वक्त वह बहन अपने विचारों से
परिवर्तन लाने की पूरी कोशिश करती है। ऐसी हमारी साहित्यिक महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन की साहित्यिक संयोजिका बहना आदरणीय सरोज गट्टानी को वंदन करती हूँ। आपके कार्यों को अभिनंदन करती हूँ। यूं ही आप आगे बढ़ती रहे बहना। आज का जो आमंत्रण मैं स्वीकारा है, इसी की हमारी बहना किन शब्दों में वर्तमान समय में सगाई, विवाह पश्चात अपेक्षाएं, शिकायतें, समस्याओं का कारण और निवारण कैसे बता रही है, ताकि मैं हर तहसील और गांव में इस बहन की सेवा को भिजवा सकूं। बस यही एक उद्देश्य से आज की सभा को मैंने स्वीकार किया। मुझे इसमें आदरणीय मेरे सीए भाई पवन जी झव्वर का मैं वंदन करती हूँ, और उस बच्चे को कि जो सदैव सेवा को तत्पर रहता है, जो हमेशा अपने आने वाले समय पे हमारा समाज किस तरह से परिवर्तन हो, समाज और उत्थान की ओर कैसे जाए, यही विचार करता है। जब पंढरपुर जैसे गांव में सीए भाई हमारे पूरे राष्ट्र में, जब राष्ट्र भाई का सुनती हूँ, युवा भाई से सुनती हूँ, जब हमारी राष्ट्रीय बहन इतने सुंदर शोभा जी सादानी जब हमारे सीए पवन जी के बारे में बोल रही थी, तो हमारा जी एक गदगद हो रहा था कि हमारे भाई की जो एक उन्होंने भी परखा कि किस तरह सेवा भावी है। ऐसे भाई को भी मैं वंदन करती हूँ, और पंढरपुर के तहसील के हर कार्यकर्ता को वंदन करती हूँ। साथ में आज गठबंधन की हमारी राजकमल जी मर्दा भी जुड़ी है, जो कि सारे पॉइंट्स लिखने वाली है, अपनी मंशा बताने वाली है, और हमारे पूरे महाराष्ट्र में इस बात की सब तक पहुंचाने वाली है। ऐसे आज के इस सदन को, प्रांगण को वंदन अभिवादन करते हुए अपने शब्दों को विराम देने के पहले बस एक मेरा शब्द आप तक पहुंचाना चाहूंगी। विवाह इतना पवित्र बंधन है, विवाह इतना पवित्र बंधन है कि उस बंधन में कहीं गांठ ना आए, बंधन में कहीं भी गांठ ना आए, उसको सुलझाते जाइए और जीवन में खुशियां बटोरते जाइए। बस अपने शब्दों को यही विराम देते हुए, जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। बहुत खूब अनुसया जी, धन्यवाद। अब हम आज की हमारी विशेष अतिथि जिला महिला संगठन अध्यक्षा सो बसंती जी भराड़िया से निवेदन करती हूँ कि वो अपने विचार प्रकट करें। जय श्री कृष्ण बसंती जी। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। सम्माननीय मंच, आदरणीय अनुसया दीदी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा, प्रमुख वक्ता आदरणीय सरोज जी गट्टाणी, गणमान्य पदाधिकारी, पंढरपुर अध्यक्षा दीपाजी झंवर, सचिव सपना जी भट्टड़, जूम सभागृह में उपस्थित सभी बहनों को सादर अभिवादन। जय श्री कृष्ण। पंढरपुर तहसील माहेश्वरी संगठन द्वारा विवाह समिति अंतर्गत आज का आयोजित व्याख्यान वर्तमान में सगाई, विवाह पश्चात अपेक्षाएं, शिकायतें, समस्याएं, कारण व निवारण, ये विषय आज बहुत ही चिंताजनक है, और पंढरपुर ने सही विषय का व्याख्यान रखा है, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। विवाह भारतीय समाज में परंपरा के रूप एक महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा है, बल्कि ये कहिए कि विवाह एक जन्म का नहीं, 7 जन्मों का पवित्र बंधन भी माना जाता है। विवाह एक नवयुवक एवं एक नवयुवती के साथ रहने, जिन्हें आगे बढ़ने की रिश्ता नहीं, बल्कि ये 2 परिवार के बीच बहुमूल्य संबंध भी स्थापित करता चला आ रहा है। किंतु आज की भागती जिंदगी तेज रफ्तार में यह रिश्ता कमजोर हो रहा है। आज के इस आधुनिक युग में विवाह का महत्व संबंधों की दृष्टि से कम होता जा रहा है। खर्चों के हिसाब से देखा देखी नए नए ढंग से विवाह की पद्धत बढ़ रही है। जो समर्थ है उनके लिए प्रतिष्ठा हो गई है, जो असमर्थ है उनके लिए चुनौती हो गई है। रीति रिवाज को छोड़कर युवक युवतियों के अट्टहास से विनाए सभी मांगलिक कार्यक्रम में नए ढंग से मनाने की चाल चल रही है। कहने का तात्पर्य है, पहले लड़के लड़कियां माँ बाप की इच्छानुसार विवाह करते थे, लेकिन हालांकि परिस्थिति शादी का स्वरूप बदल चुकी है। घर बसाने के पहले अच्छी नौकरी, व्यवसाय व आर्थिक संबंधता पैकेज पर बन गई है।
इसी पर विवाह निश्चित करने की संकल्पना बन रही है। तो मेरा अनुग्रह है उन युवा पीढ़ी को, माता पिता को ढलती संस्कार को पुनः अपने पूर्व रीति रिवाज संस्कारों में अपने बच्चों को ढालने का प्रयास करेंगे तो समाज में परिवर्तन अवश्य होगा। मेरे वाणी को विराम देते हुए हम सबको पुनः इस प्रेरणादायी कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद बसंती जी। आपने बहुत ही अच्छे से वर्तमान समय में जो कठिनाइयां आ रही है, जो परेशानियां आ रही है, उसका विश्लेषण किया है। अब मैं सांस्कृतिक समिति प्रमुख सो रचना जी तापड़िया से अनुरोध करूंगी कि हमारे प्रमुख वक्ता का परिचय दें। रचना जी तापड़िया। जय श्री कृष्ण। अतिथि देवो भव कहती है ये भारत की धरा, अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा। स्वागत करके आपका हम निभा रहे परंपरा, स्वागत करके आपका हम निभा रहे परंपरा। आज के हमारे इस अतिथि के बारे में क्या कहूँ। आपके विचार ही आपकी पहचान है, आपके विचार ही आपकी पहचान है। सामाजिक और बाल संस्कार वर्ग की सेवा से अपना अमूल्य समय निकालकर आज हमारे बीच पधारी है, जो इस कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि परभनी के सरोज घनश्याम जी गट्टानी। आज परभनी जिला माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा है। इनका सफर 1996 में बाल संस्कार वर्ग की सेवा से प्रारंभ होते हुए शांति दूत सेवा भावी संस्था महिला की अध्यक्षा रही है और शिक्षा क्षेत्र में परिचित तोशनीवाल महाविद्यालय के सह सचिवा भी रह चुकी है। इसके अलावा नाटक में अपने अभिनय द्वारा समाज की समस्याओं के विरोध में इन्होंने आवाज बुलंद की है, जैसे बेटियों की उच्च शिक्षा, माँ बाप की अग्नि परीक्षा, स्त्री भ्रूण हत्या की किलकारी। इन सब अभिनय द्वारा उन्होंने समाज में एक नई रोशनी लाने की कोशिश की है। 2005 में इनको आदर्श माता का पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में मिलते हैं कम, आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में मिलते हैं कम। वर्तमान समय में सगाई विवाह समस्याएं से हमारा समाज एक उलझता गया है। इन्हीं समस्याओं से निवारण हेतु हमें मार्गदर्शन करने आई है, हमारे इस कार्यक्रम में पधारी है सरोज जी गट्टानी, जो हमें एक नई राह और एक नई दिशा की तरफ ले जाएगी। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती से बनाए हैं, ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती से बनाए हैं। उन्हीं रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच आए हैं, आज हमारे बीच आए हैं। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। बहुत ही सही तरीके से आपने आज के वक्ता का सबको परिचय करवा के दिया है। अब जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई है, जिसका हमें कब से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। आज के हमारे प्रमुख वक्ता सरोज जी गट्टानी से अनुरोध करती हूँ कि वो हमें मार्गदर्शन करना शुरू करें। जय महेश, जय श्री कृष्ण। भगवान महेश जी को एवं माँ सरस्वती को वंदन करते हुए जूम सभागार में उपस्थित प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय अनुसया दीदी मालू, सोलापुर जिला अध्यक्ष आदरणीय बसंती दीदी भराड़िया, राजकुमारी जी मर्दा, पंढरपुर तहसील अध्यक्ष आदरणीय दीपा जी झंवर, साथ ही सोलापुर जिला महिला संगठन की सभी पदाधिकारी एवं पंढरपुर तहसील के सभी पदाधिकारी एवं जूम सभागार में उपस्थित सभी मेरी स्नेही श्रोता एवं मेरी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई भी देती हूँ पंढरपुर तहसील को, जिन्होंने आज की ज्वलंत विषय पर परिचर्चा का आयोजन कर मुझे ससम्मानित आमंत्रित किया है। बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। 8 मार्च जागतिक महिला दिवस आने वाला है, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं मैं मेरे मातृशक्ति को देती हूँ और मेरी 2 लाइन समर्पित करती हूँ कि नारी शक्ति बिना बनता न कोई काम, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, तुम्हें शत शत प्रणाम, तुम्हें शत शत प्रणाम। यह है हमारी स्त्री शक्ति की महिमा। बहनों, चलते हैं आज के विषय की ओर। विषय आप सभी को पता ही चल गया है कि वर्तमान समय में सगाई, विवाह पश्चात अपेक्षाएं, शिकायतें, समस्याएं और उस पर कारण निवारण। बहनों, हम सभी को पता है
कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की निर्मित की थी तभी उन्होंने मानव जीव की उत्पत्ति की थी। उन्होंने एक स्त्री और एक पुरुष इन दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी ज्ञात करवाकर उसका निर्वहन सुचारू रूप से करने की आज्ञा दी थी ताकि सृष्टि का समतोल बना रहे। और हो सकता है तभी से विवाह या परंपरा की शुरुआत भी हुई हो। विवाह क्या होता है ये देखते हैं। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि हिंदू संस्कृति में 16 संस्कारों को बहुत महत्व दिया गया है, जिसमें विवाह यह एक 15वां संस्कार है और उसको अधिकतम महत्व दिया है क्योंकि यहाँ से हमारे गृहस्थाश्रम की शुरुआत होती है। बहनों, विवाह यह एक पवित्र बंधन है, साथ ही धार्मिक अनुष्ठान है। तो हमारे निजी खुशियों का यह एक सामाजिक उत्सव है जो हम हमारे सभी स्नेहीजनों के साथ मिलकर सब खुशियों को बांटते हैं और विवाह के इस पवित्र बंधन में बन जाते हैं। असलियत में देखा जाए तो विवाह यह जैसे एक ही समाज के दो भिन्न जाति के और दो भिन्न गोत्र के, दो भिन्न जाति यानी एक स्त्री और एक पुरुष, यह दोनों अपनी भावनिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, लैंगिक, नैतिक स्वरूप से, साथ ही अपने मन, आत्मा व शरीर से एक रूप होकर अग्नि को साक्षी मानकर जब जन्म जन्मांतरों के बंधन में बंधते हैं और आजीवन साथ रहने का वचन लेते हैं और यहाँ से इनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है। और बहना, और एक खास बात, जो नैतिकता से इन्हें वंश उत्पत्ति करने का अधिकार मिलता है, इसी को ही हम विवाह कहते हैं। ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद में कहा जाता है कि विवाह के समय एक वर अपने वधू से कहता है, अपनी पत्नी से, होने वाली पत्नी से कहता है कि तुम मेरे वीर पुत्रों की माँ बनो, मेरे पति ग्रह की रानी बनो। और समस्त देवी देवता है ना, हम लोग भी विवाह में सारे देवी देवता को आह्वान करते हैं कि हमारा कार्य सफल हो और वहां से हमारे जीवन की भी शुरुआत अच्छी हो। वैसे ही ऋग्वेद में बताया गया है कि एक वर कहता है कि समस्त देवी देवता हमारे दो दिलों दोनों के हृदय को मिलाकर एक आकार कर दे। और उसके बाद वो कहता है उस वधू को कि हम दोनों एक दूसरे में एकाकार होकर एक दूसरे के प्रेम में समर्पित हो जाए। इसी को विवाह कहा जाता है और यही सच्चा दाम्पत्य जीवन है। बहनों, कहा जाता है कि जिन समाज में वैवाहिक डोर यानी दाम्पत्य जीवन जितना मजबूत होता है ना, वो समाज उतना ज्यादा उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। तो दाम्पत्य जीवन खुशहाल होना बहुत आवश्यक है। एक अच्छा दाम्पत्य जीवन नींव के पत्थर के समान होता है। हम सभी भली भांति जानकर है कि एखादी भवन या वास्तु जिनका हमको निर्माण करना होता है, तो हम सर्वप्रथम उस जमीन की, जहां हमको भवन निर्माण करना है, उस जमीन की क्वालिटी देखते हैं कि वो जमीन काली मिट्टी की है, लाल मिट्टी की है, मुरुम से बनने वाली है या खड़क से बनने वाली है। उसके बाद हमारा लक्ष्य केंद्रित होता है उसके नींव के ऊपर, क्योंकि जितनी नींव मजबूत होती है उतनी वो बिल्डिंग, उतनी वो वास्तु दीर्घायु होती है, यानी बहुत दिन तक टिकती है, मजबूत बनती है। उसी प्रकार यह हमारा वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है। इसमें पुरुष एक धरा है और स्त्री जो होती है वो एक नींव है। इन दो व्यक्तियों के सफल प्रयासों से, मतलब पति और पत्नी के सफल प्रयास से यह दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनाया जाता है और हमारे जो जीवन के भविष्य की ये होती उज्ज्वलता होती है ना, आगे आगे बढ़ती है, विकास हमारा आगे बढ़ता है। तो दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाने के लिए पति पत्नी के सफल प्रयासों की बहुत आवश्यकता होती है और दुखमय बनाने के लिए तो एक ही काफी है, जहाँ दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सही मायने में देखा जाए तो हमारे दाम्पत्य जीवन की सही परिभाषा है, विवाह की भी परिभाषा है। बहनों, हम भली भांति जानते हैं कि एक कन्या अपने विवाह के बाद अपने ससुराल का एक अभिन्न अंग बन जाती है, हम सभी जानकर इसको। और वो ससुराल जाने के बाद अपने स्नेह
एवं प्यार में अपने स्नेह एवं प्यार को सम्मान पूर्वक समर्पित करते हुए ससुराल में आह्लादित पल्लवित होने का अवसर पाती है और अपने कर्तव्यों से या अपनत्व से उस घर और परिवार को इत्र सा महकाती है, सुहासित कर देती है। तो जो परिवार के लोग होते हैं, ससुराल के लोग, वो भी हर्ष उल्लास के साथ एक नया सदस्य हमारे घर में आया है, उसको उस पर प्रेम की बौछार करते हैं, प्रेम के सरोवर में उसको भिगाकर उसका स्वागत बड़े धूमधाम से करते हैं। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारे जीवन शैली को संवारती है और हमारे संस्कारों से जुड़कर जीवन मूल्यों को निखारती है। यह सब होता ही आया है, हम देखते हैं हमारे घर में भी ऐसा होता है। बहनों, पता नहीं क्यों परिवर्तन इस नाम ने तहलका मचा दिया है। जायज है, परिवर्तन के साथ हमको हाथ मिलाकर चलना है, वरना हमारा विकास रुक जाएगा। पर पता नहीं क्यों हमारे अपेक्षाकृत इस परिवर्तन की गति बहुत तेज दौड़ रही है। हो सकता है बढ़ती हुई महंगाई है, आर्थिक मारामार है, फिर आधुनिकता है, बढ़ते हुए खर्च है, या हो सकती है हमारी मानसिकता। पर जो हो न हो, जो भी हो, उस तरह हमने इस परिवर्तन को बहुत सहजता से स्वीकृत भी कर लिया है। और हो क्या रहा है, हमने हमारे अनुसार, हमारे मनमानी के अनुसार इस परिवर्तन की परिभाषा बदल दी है। किसी को लगता है यह परिवर्तन यानी स्वतंत्रता, तो किसी को लगता है आजादी। हमने हमारे मनमानी से इसके अर्थ परिभाषित कर ही दिए हैं। बहनों, आधुनिकता एवं पाश्चात्य संस्कृति के आवेश में आकर, साथ ही भौतिकवाद एवं स्वार्थवाद के जंजीरों में जकड़कर हमने बहुत सारे समस्याओं को मोल ले लिया है। यहाँ बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करते आ रहे हैं। देखते हैं कौन सी समस्याएं हमारे सामने आ रही है। बहनों, आज वर्तमान समय में सगाई करना या विवाह करना और उसके बाद विवाह पूर्णत्व की ओर कैसे जाना है, इन्हें टीकना कैसे, यह आज बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। ये मेरे नहीं, आपके नहीं, ये सब हमारे सभी समाज की बात हो गई है, राजस्थानी समाज में चलता आ रहा है। और इन सारी समस्याओं के कारण हम हैं, हमारे कारण ही यह समस्याएं आ रही है। आज हम देखते हैं कि हम हमारे बेटे एवं बेटियों का 26 से 27 की उम्र तक बायोडाटा निकालते नहीं है। फिर बाद में हमारी अपेक्षा, हमारी आकांक्षा और उपलब्धियां, इनके बीच की जो खाई होती है ना, उसके बीच में हम बहुत फंसे जाते हैं, जिसके कारण हमें मनपसंद वर ढूंढने में बहुत दिक्कतें आने लगती है और उम्र का दौर बढ़ते चलता है। हमारी अपेक्षा ऐसी होती है कि हमको 6 से 7 अंकों की आय वाला, शॉर्ट फैमिली का, मेट्रो सिटी वाला, गाड़ी बंगला वाला लड़का चाहिए होता है। और एक लेबल आजकल तो बहुत चलन हो गया है, जो कुंडली मिलान का। और इन सारी बातों का मेल जब तक बैठ नहीं पाता है ना, तब तक हमारा रिश्ता होना मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसे में लड़की की उम्र बढ़ती जाती है और आज हम देख रहे हैं कि हमारी बेटियों ने हमारे बेटों से भी ज्यादा शिक्षा क्षेत्र में अव्वलबाजी मारी हुई है। आज हमारी बेटियां पुरुषों के कंधे को कंधा लगाकर काम कर रही है और आमदनी तो प्रचुर मात्रा में हो रही है। आज आईटी क्षेत्र, विशेषतः इंजीनियर जैसी शाखाओं की ओर हमारी बेटियों का लगाव प्रचुर मात्रा में हो रहा है, क्योंकि वहां उनके अपेक्षाकृत जो पैकेज होता है ना, बहुत ही बड़ी मात्रा में मिलता है। और उस पैकेज के खातिर वे दुनिया के कोई भी कोने में, किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार हो जाती है। और आजकल तो 1 या 2 संतान इतने लाड़ प्यार में पले होते हैं, तो माँ बाप उनको रोक भी नहीं पाते हैं, और रोके तो वो रुकते भी नहीं है, क्योंकि कभी हमने ना सुनने की आदत ही ना लगाई है। इसके बाद क्या होता है बहनों, जब हमारी लड़कियां बाहर चली जाती है, तो आधुनिकता की चकाचौंध में उनकी आंखें इतनी उदित हो जाती है ना, फिर उनको हमारा समाज
या हमारी संस्कृति जो है ना, वो थोड़ी अंधकार में नजर आने लगती है। फिर बाद में उनको हमारे समाज के उच्च शिक्षित लड़के या धनवान व्यापारी लड़के, छोटा मोटा गांव तो शहर तो छोड़ ही दो, पर वो भी उनको पसंद नहीं आते हैं। और कभी कभार, बहुत सी बार देखते हैं हम, कभी कभार तो क्या बहुत सी बार देखते हैं कि जिन लड़कों के साथ वे काम करती है, एक तो प्रेम विवाह या फिर अंतर्जातीय विवाह को भी वो प्रधानता देती है। ऐसे में हमारे छोटे मोटे धनवान व्यापारी बच्चों का क्या, उनका भविष्य क्या होगा? उनकी तो उम्र 35-35 साल तक बढ़ जाती है। वे तो इतना सोचते हैं कि कोई बाणे की छोरी मिल जाए या माँ का घर में आ जाए तो बस हुई गयो, माना और कहीं नहीं चाहिए। या फिर कभी कभार हम लोग ही देखते हैं कि हम दूसरे जाति की लड़की को वो भी पैसे देकर हमारे घर में बहू बनाकर लाते हैं। ये है आज हमारे समाज की हालत, और यही एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि बेटियों की उच्च शिक्षा और हमारे बेटों की भी बढ़ती हुई उम्र, ये भी बहुत बड़ी समस्या आ गई है। बहनों, आज लड़कियां सगाई के समय बहुत सारी शर्तें रखती है, और वह शर्तें अगर मंजूर हो जाए तो उनके हिसाब से फिर सगाई हो ही जाती है, रिश्ता बन जाता है। ऐसे में रिश्ता बनने के बाद जैसे ही सगाई होती है ना, तो इनके फोन का सिलसिला जारी चलता है। ये भी ठीक है, पर सुबह जगने से लेकर तो रात देरी तक चलने वाला, जिनमें दोनों के घर की बातें, सुबह से लेकर रात तक की जो बातें होती है ना, इनका सारा लेखा जोखा एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर होते रहता है। चलो ठीक है, ये भी मानते हैं, पर उसके बाद भी इनका मेल मुलाकातें, भले ही सगाई 1 या 2 महीने रहो, ये 10 बार तो कम से कम मिल ही लेते हैं। इनका आपसी मेल मिलाप इतना बढ़ गया है। कभी कभी कोई सच्चाई सामने आए या छोटी मोटी बात में टकराव होकर रिश्ता टूटने में देरी नहीं लगती है। बहनों, सच कहूं, जब रिश्ता टूटता है ना, तो हानि तो दोनों ही परिवार को होती है, पर लड़की की जैसे सगाई टूटती है ना, और 4 लोग जैसे लड़के वाले उनके घर प्रपोजल लेके चले जाते हैं, पर जो लड़के के माँ बाप होते हैं ना, उनके तो पाँव के नीचे की जमीन भी सरक जाती है, क्योंकि पहला ही रिश्ता बनाने में इतनी दिक्कतें आई थी, और अभी और बला सामने आती है। यह भी बहुत बड़ी रिश्ता टूटने की समस्या है, बहुत बड़ी हमारे सामने आ रही है। बहनों, अगर मेलजोल कर रिश्ता हो जाता है पुनः, और विवाह भी हो जाता है, तो आज हम देखते हैं कि ये नव दंपति की अपेक्षाएं होती है ना, वो चरम सीमा को पहुंच जाती है। और जो घर वाले होते हैं, मतलब हम लोग जो जिनके घर बहू आती है, वो लोगों की भी अपेक्षा होती है कि हमारे घर बहू आई है, तो हमारे बहू ने घर के रीति रिवाजों को, संस्कारों को, परंपराओं को अपनाना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। और आज ये पढ़ी लिखी बेटियां होती है, उनको घर में खुला वातावरण चाहिए, कोई बात की रोक टोक नहीं चाहिए। वे ससुराल में और मायके में ये दोनों जगह समानता चाहती है। फिर होता क्या है, ये उम्र से परिपक्व लड़कियां माँ किसी का सुनने को तैयार नहीं होती, और घर में कहीं ना कहीं तो नकारात्मकता शुरू हो जाती है, और घर में तान तनाव की शुरुआत होती है। और इस तान तनाव का सीधा असर उस नवपति पर पड़ता है। जो बेटा होता है, चाहे आपका हो किसी का भी हो, वो बेटे पर पड़ने लगता है। और उस बेटे को तो ऐसा होता है कि जब माँ के पास से बात करूं तो पत्नी को गुस्सा, और पत्नी के पास से बात करूं तो माँ को गुस्सा। आग और इधर खाई, क्योंकि उसको रिश्ते को न्याय देने की उचित बात बताई नहीं होती। घर पहले ही हमने उसको बता दिया होता कि हमारे घर में कुछ वैसे संस्कार मिलते हैं कि रिश्तों को कैसा न्याय देना चाहिए, पत्नी की जगह पत्नी और माँ की जगह माँ, इन दोनों रिश्तों में अगर उसको बैलेंस करते आता तो आगे कोई समस्या आती नहीं। पर यहाँ से तान तनाव का वातावरण शुरू हो जाते हैं, और छोटी छोटी बातें भी समस्या बनकर बड़ी हो जाती है। अभी दोनों भी अपनी अपनी बात पर अड़िग होते हैं, 2 कदम पीछे चलने के लिए किसी की तैयारी नहीं होती है। ऐसे में इस बिटिया का सारा वार्तालाप अपनी माँ के साथ फोन पर तो चलता ही है,
ये हम सभी को पता है। और यहाँ से शुरू हो जाती है माँ की घर में दखल अंदाजी, जो हमारे बेटी के एक तरफी प्यार में खोई हुई माँ समझते हुए, किसी बात को न समझते हुए बेटी के साथ उल्टे सुलटे सुझाव देते रहती है, और घर में और वातावरण ज्यादा मनमुटाव का बढ़ जाता है और समस्याएं नया रूप लेने लगती है, बात सुलझने के बजाय उलझने लगती है। सरोज जी, को हम देखते सॉरी हैं। आपको व्यत्यय कर रही हूँ बोलने में, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ सभी बहनों से। अभी अपनी लिंक 1 मिनट में बंद हो जाएगी। सभी बहनें सेम लिंक पे फिर से रिजॉइन होए। कृपया सभी बहनें सेम लिंक पे फिर से रिजॉइन हो जाए। 1 मिनट में अपनी लिंक बंद होने वाली है। तो चले कर दे क्या बंद की शुरू रखूं? बस होने ही वाला है बंद। ओके, यस, कंटिन्यू। बहनों, क्यों न हम हमारे विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन लाए, या विचारों का थोड़ा सा दायरा बदलकर थोड़ी हमारी सोच को बढ़ावा दे दे। अगर हम विवेक, संयम और धैर्य से निर्णय जो लेते हैं ना, वो हर बार सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। हमको हमारे विचारों को जैसे सकारात्मकता से आगे बढ़ना है विचारों को लेकर, वरना इस बदलाव को सकारात्मक भाव से स्वीकृत करना है, वरना बहनों विवाह होने कठिन हो जाएंगे, और होते हैं तो निभना यह मुश्किलदायक हो जाएगा। तो बहनों, अभी हमको पहल करना है कि हमें बहू से झूठी अपेक्षाएं करने के बजाय, या वर्किंग बहू और घर की जिम्मेदारी यह अभिलाषा को बदलते हुए, अब हमें हमारे बच्चों को, बेटा हो या बेटी हो, इनको हमको जीवन मूल्यों की शिक्षा अवगत कराना बहुत आवश्यक हो गया है। तो ना आगे उम्मीद नहीं करना है, हमको पहले हमारे बच्चों को ही जीवन मूल्यों की शिक्षा देना है। हमें हमारी बेटी हो या बेटा, इन दोनों की समान परवरिश करते हुए दोनों को भी घर का पूरा काम अवश्य सिखाना होगा। साथ ही किताबी शिक्षा के साथ साथ उनको आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा के पाठ भी पढ़ाना आवश्यक है। हम सभी भली भांति जानते हैं कि एक किताबी शिक्षा इंसान को शिक्षित और आधुनिक जरूर बनाती है, पर पूर्णता सुसंस्कारित नहीं बनाती। यह जिम्मेदारी सिर्फ हम लोगों की होती है, जो हम हमारे बच्चों को परिवार के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति उनके क्या कर्तव्य है, इसको ठीक ढंग से समझा पाए, या इन सारी बातों का बोध करा पाए, या हमारे रिश्तों की क्या गरिमा होती है और परिवार में रिश्तों को कैसा संभाला जाए। रिश्ते तो संभालना होते हैं हमको मोतियों की तरह, जो गिर भी जाए तो उठाकर फिर से गले लगाना है। यह बात हम हमारे बच्चों को पहले से भली भांति समझाते हैं ना, तो आगे विवाह के बाद वे अपना दायित्व ठीक ढंग से निभा पाते हैं। बहनों, हम हमारे बच्चों को भले ही प्यार में कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा दे या ना दे, पर 5 यस की शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। वो 5 यस होते हैं। पहला यस है संवाद, दूसरा है शालीनता, तीसरा है सकारात्मकता, चौथा है सहनशीलता, और 5वां है सामंजस्यता। चलते हैं एक एक की ओर। बहनों, संवाद, हम हमारे बच्चों को पहले से ही वाणी कैसे मीठी रखी जाए इसकी शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। जैसे हमको हमारे घर का वातावरण वैसा बनाना चाहिए। कहते हैं जैसा स्वभाव होता है वैसा ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो आचरण प्रिय होते हैं। बच्चे वे नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे तो वे करते हैं जो हम करते हैं। तो हमको हमारे स्वभाव को वैसे रखना है जो हमारे बच्चे उससे प्रभावित हो। कहा जाता है दुनिया में कि 2 ही चीजें हैं अनमोल, दुनिया में 2 ही चीजें हैं अनमोल, एक है हमारा स्नेह भरा बर्ताव, तो दूजा है मीठी बोल। देखो बहना, हमारी वाणी हमको दर्शाती है या दूसरों को भी दर्शाती है कि हम किस परिवार से वास्ता रखते हैं, या हमारे
हम लोगों में मतलब जो बच्चे हैं जैसे हमारी वाणी होती है उन लोगों में संस्कारों ऐसा विचारोपन हुआ है कि वाणी का प्रभुत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वाणी को तोल मोल के और मिश्री से घोल के बोलना सिखाना चाहिए ताकि सामने वाले को हम हमारी संवाद के जादू से अपनत्व से वश में कर दें। दूसरी है शालीनता। शालीनता को हम कहते हैं सभ्यता एवं विनम्रता। हम हमारे बच्चों को ये शालीनता के गुणों से परिपूर्ण करना चाहिए क्योंकि इसी शालीनता के कारण चरित्र और चारित्र का निर्माण होता है। कहा जाता है कि विनम्रता यह इतना अमूल्य गहना है जो यह हमारे आजीवन जीवन हमको सुंदर करके सुंदर बनाता है, सुंदरता से निखारता है। बहनों, जो हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं हमारे चेहरे को निखार लाते हैं, ये कितने दिन टिकने वाली है? 1 दिन 2 दिन भले 8 दिन। जो हम फेशियल करेंगे उसका असर 8 दिन रहने वाला है। पर जो विनम्रता का गहना है ना, ये हमारे गुणों को निखारता है, यही हमारी सुंदरता को निखारता है। तो बच्चों में शालीनता आना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत सिर्फ पंछियों को पड़ती है। मनुष्य तो जितना ऊंचा विनम्रता से झुकता है ना, उतना वो ऊंचा ऊपर उठता है। तो विनम्रता आना बहुत जरूरी है, हम में भी होना चाहिए और बच्चों में भी होना चाहिए। तीसरा है सकारात्मकता। बहनों, कोई भी चीज में अगर हम सकारात्मक भाव से देखें ना, तो वो चीज हमको बुरी नजर आना ही नहीं है। जहां क्रोध का अभाव हो जाता है सकारात्मकता में भी, क्योंकि उस चीज में हमको पॉजिटिविटी दिखना शुरू हो जाती है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त मानो। जो मिला है भगवान ने दिया है ना, जो मिला है उसका गीला मत करो। भगवान में आस्था रख के हमारे विचारों का दायरा थोड़ा बड़ा करो, सकारात्मक भाव करो, स्वभाव को सकारात्मक रखे। स्वभाव को हमारे जैसे सोच को सकारात्मक रखे, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। नजारे अपने आप बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है बहनों, कश्ती के रुख बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। यह हमारा भाव सकारात्मक रखे तो हम लोगों को कोई चीज में कहीं कमी दिखेगी ही नहीं। अभी चौथी बात आती है हमारे पास में सहनशीलता। कहा जाता है कि जिनके पास सहनशीलता है वह आदमी दुनिया में हर चीज में सफलता पा ही लेता है। सहनशीलता यानी धैर्य, जो तुरंत निर्णय ना ले, किसी भी बात पे विचार करे, सोच समझकर उस बात को आगे बढ़ाए, सहन करे। ये बहनों, घर है, परिवार है। हमारे घर में अगर 4 बर्तन भी होते हैं ना, तो रखते समय उसका आवाज होता है। वैसे घर में 4 व्यक्ति होते हैं ना, उनके सारों के अपने अपने विचार अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा एक दूसरे के विचारों को धैर्य से समझ ले, सुन ले, थोड़ा सा तालमेल बिठा ले ना, तो अपने आप सफलता अपने आप खींच के ला पाएंगे। और 5वीं बात होती है ना बहनों, वो होती है सामंजस्यता। सामंजस्यता यानी मेल मिलाप, एक दूसरे को विचारों को पॉजिटिविटी से सुन कर लेना और उसका तालमेल बिठाना। बहनों, घर में जब हम रहते हैं तो सभी के विचार अलग अलग होते हैं। ये 5 उंगलियां तो सरीकी नहीं है। वैसे ही हमारे घर में हम सभी व्यक्तियों के विचार अलग अलग होते हैं। हमारे मतभेद जरूर मतभेद होते हैं और मनभेद होती है। बहनों, मतभेद हुए तो कोई बात नहीं, मतभेद हुए तो उस बात को हम प्यार से फिर से पुनः ला सकते हैं सॉरी बोल के। पर अगर हमारे मन में अगर मनभेद हो जाए ना, फिर पुनः जुड़ नहीं पाते हैं। वहां कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में लकीरें आ ही जाती है। कहा जाता है कि एडजस्टमेंट यह हमारे जीवन का दूसरा नाम है और जीवन में समझौता करना बहुत जरूरी है। बहनों, हम रंगोली देखते हैं, यूं ही नहीं आती है सुंदरता रंगोली में, यूं ही नहीं आती है सुंदरता रंगोली में। सारे रंगों को जब एक होना पड़ता है, जब उसको घिस घिस कर हम शेडिंग करते हैं ना, तब घिस घिस कर वो सारे रंगों को एक करते हैं और वो रंगोली में भरते हैं ना, तब कहीं जाकर उसको निखार आती है। तो यही तो होता है कि हमारे रिश्तों में त्याग एवं समर्पण की भावना होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। एक मराठी में बहुत अच्छी कहावत है की आयुष्य म्हणजे पत्त्यांचा खेळ।
आयुष्य म्हणजे पत्त्यांचा खेळ. चांगली पानं मिळणं आपल्या हातात नसतं. काय चांगली पाने मिळणं आपल्या हातात नसतं, पण मिळालेल्या पानावर डाव खेचून आणणं यातच आपल्या यशाचं गमक असतं. यह है हमारे जीवन के 5 यश जो हमारे जीवन मूल्यों को निखारने वाले हैं. तो इसकी शिक्षा अवगत कराना हमको बहुत जरूरी है. बहनों आगे चलते हैं. जो हम देखते हैं कि एक बात पर और गौर करते हैं. अब तक जो हो गया, पर इसके बाद हमको एक बात पर गौर करना है कि अभी आने वाले समय में हमको हमारे बच्चों को क्या सिखाना चाहिए और बच्चों को मतलब बेटियों को कहाँ रोकना चाहिए. इस बात पर ध्यानपूर्वक गौर करना होगा. समय पर यदि हम हमारे बेटियों की शादी कर दे तो हमारी बेटियां होती ना ससुराल के परिवेश में जल्दी ढल जाती है. हम देखते हैं कि एक कुमार होता है जो रोंद कर मिट्टी को गीली बनाता है और वो गीली मिट्टी होती है उसको अंदर से बाहर से हाथ देकर थोप कर उसको एक सुंदर सा आकार देता है. इसी प्रकार यह हमारे उम्र का दौर होता है. जब हमारी बेटियां उम्र से परिपक्व हो जाती है और उच्च शिक्षा के कारण उनके अंदर आत्मनिर्भरता, आर्थिक सक्षमता भी आ जाती है, फिर वे जल्दी से किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं होती है. परिवार में ढलने के लिए भी बहुत तकलीफ जाती है और परिवार का वातावरण थोड़ा सा बिगड़ जाता है. बहनों, कहा जाता है कि वर्तमान ये भूतकाल को दोहराना नहीं चाहिए, पर फिर भी थोड़ा सा मैं भूतकाल की ओर जाती हूँ, माफी चाहती हूँ. 35-40 वर्ष पूर्व जब मेरी शादी हुई थी, 35 वर्ष पूर्व, तब मेरी माँ ने कहा था कि बेटा ससुराल में जब तू सोने के लिए रूम में जाएंगी ना, उसके पहले तू रोजाना एक नियम ले कि अपने सासू जी के पाँव दबाना और बाद में ही रूम में जाना सोने के लिए. सासू जी को कहना कि हाँ माँ मैं जाती हूँ, और नित्य नियम लेना है कि सासू जी के पाँव दबाना. और मैंने जब तक सासू जी के साथ रही, सासू जी रही, तब तक मैंने वो पूरा भी किया है. उसके बाद हमारे घर तो बहुत बड़े बड़े होते थे, कमरे भी होते थे घर में अलग अलग, पर जो हमारा बाथरूम होता था ना वो सभी के लिए कॉमन होता था. वो बाथरूम कभी हमारे रूम को अटैच नहीं होता था. और वो समय तो एक ऐसा था 35-40 वर्ष पूर्व कि किसी के घर में गीजर की सुविधा भी नहीं होती थी. जो हमारा गर्म पानी होता था वो चूल्हे पे या एक भूसे की सेगड़ी होती थी ना, उस पे किया जाता था. हमारी सासू माँ जिस दिन अपने बाल धोती थी, मतलब केश धोती थी ना, उस दिन हमको ध्यान रखना पड़ता था कि हमारे सासू माँ को 2 बकेट पानी ले जाके देना है. नॉर्मली 1 बकेट से देते थे, पर जिस दिन बाल धोती थी ना उस दिन 2 बकेट पानी देना पड़ता था. और उनके पीठ पर साबन लगा के उनके पीठ को मसलना पड़ता था. यह हमारे रीति रिवाज थे, हमने और आपने सभी ने किए हैं. पर आज हम देखते हैं हमारी सासू माँ ऐसा कुछ चाहती नहीं है. आज हमारे बेटियों को ससुराल में बहुत लाड प्यार से रखा गया है. बेटियों से ज्यादा, मतलब बेटी यानी बहू को बोल रही हूँ, बेटियों से भी ज्यादा बहुओं को सम्मान दिया जाता है. इसलिए मेरा एक ही कहना है कि समय पर करो बेटी रो ब्याह और बहुरी करो पूरी उच्च शिक्षा. बेटी ब्याहो और बहू पढ़ाओ. साथ ही हमारे बेटियों को समझाया जाए कि परिवार में अगर सुकून एवं शांति है तो हर ऋतु बसंत है, वरना बस अंत ही अंत है. बहनों, हमारे बेटियों को समझाया जाए कि एक पत्नीत्व व मातृत्व इसका सुंदर उत्तरदायित्व कैसे निभाना है और ससुराल में अपने रिश्ते कैसे प्रेम पूर्वक बांध कर रखना है, इसकी शिक्षा जरूर देना है. बहनों, मुझे लगता है आज के परिस्थिति से अगर सामंजस्य बनाना है तो अब एक स्त्री ने स्त्री को समझ कर लेना बहुत आवश्यक है. चाहे एक माँ बेटी हो या सास बहू हो, अगर हम ही एक दूसरे के विरोधक बनने के बजाय पूरक और प्रेरक बन जाए ना, तो ये घर हो या परिवार, वे सगाई हो या विवाह, कहीं समस्या आने वाली नहीं है. हमको हर जगह हमारे सुखद अनुभवों की अनुभूति होने वाली है. बहनों, कितनी भी ले लो तुम उच्च शिक्षा, कितनी भी ले लो तुम्हें उच्च शिक्षा, पर परिवार की तो करना, आखिर नारी को ही सुरक्षा
नारी को ही सुरक्षा। अंत में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी बहनों कि नारी बने एक नारी का आधार, नारी बने नारी का आधार, तो ही होगी घर में खुशियों की बौछार, कोई भी समस्या ना देगी दस्तक आपके द्वार, और सुखद जीवन के हमारे सपने होगे साकार, सुखद जीवन के सपने होगे साकार। बहनों, हमारी बेटियों को समझाना है, भली भांति शिक्षा देना है कि प्रेम एवं विश्वास के क्यारी से, प्रेम एवं विश्वास के क्यारी से दाम्पत्य जीवन को सींचना सिखाए। क्या करना है? प्रेम एवं विश्वास भरी क्यारी से दाम्पत्य जीवन को सींचना सिखाए। संस्कारों का जतन नहीं, जीवन जीने की कला के पाठ पढ़ाए जाए, जीवन जीने की कला के पाठ पढ़ाए जाए। रिश्तों पर गर्व करे और मिलजुल कर हमारी खुशियों का पर्व करे, रिश्तों पर गर्व करे और मिलजुल कर हमारी खुशियों का पर्व करे। बहनों, बस यही बात पर मैं मेरे शब्दों को विराम देती हूँ, और आप सभी ने बहुत सहजता से मुझे सुना है। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जय महेश, जय महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया सरोज, आपने इस गंभीर समस्या और उनके निवारण के बारे में जो मार्गदर्शन किया है वो सभी बहनों के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, और मैं आशा करती हूँ कि इस मार्गदर्शन का सभी बहनें यूज करें और अपने निजी जीवन में अप्लाई भी करें, और पक्का करेंगे, मुझे विश्वास है। सरोज जी के अनमोल मार्गदर्शन के बाद मैं पश्चिम महाराष्ट्र विवाह गठबंधन समिति प्रमुख सो राजकमल जी मर्दा से अनुरोध करती हूँ कि आज के कार्यक्रम की समीक्षा देवें। राजकमल जी मर्दा। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। आदरणीय झूम मंच, आदरणीय अनुसया दीदी, सरोज जी गट्टाणी तथा सोलापुर जिला की सभी पदाधिकारी बहनों को सादर जय श्री कृष्ण, जय महेश। सरोज दीदी ने आज बहुत ही सुंदर तरीके से हमें सगाई से विवाह के बाद किस तरह जीवन जीना चाहिए और उसकी क्या समस्या है, उसमें अपने को क्या करना चाहिए, किस तरह का निवारण करना चाहिए, ये बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आजकल की लड़कियों को मेट्रो सिटी, जॉब, इसमें ज्यादा पसंदी होने से सभी समस्याएं बढ़ रही है। अगर हम अपने ही बच्चों को छोटे गांव में ब्याही हुई लड़कियों का उदाहरण देकर अगर उन्हें समझाएंगे तो शायद थोड़ा बदलाव आ सकता है, और यह काम सिर्फ अपने माता पिता ही बच्चों को कर सकते हैं। इसीलिए मेरा ये कहना है कि अगर हम माता पिता ही अपने बच्चों की सोच बदल दें तो ये समस्या, अपेक्षाएं, शिकायतें, ये सब में बदलाव अपने आप आ जाएगा। हमें ऐसे लेक्चर्स बच्चों को सुनाकर उनकी सोच में बदलाव लाना चाहिए। हर जिले में मैं तो सोचती हूँ कि ये जो विवाह समिति का लेक्चर जो सरोज जी गट्टानी ने दिया है बहुत ही सुंदर हुआ है। सभी जिलों में ये लेक्चर्स होने चाहिए, और ऐसे लेक्चर सुनने के बाद अपने माता पिता, जो बच्चों के माता पिता है, वो अपना आप बदल करके अपने बच्चों को थोड़ा बहुत समझा सकेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सोलापुर जिला के तहसील पंढरपुर विठोबा नगरी में मेरा ही ससुराल है वो। आपने मुझे वहां पे बुला के मुझे जो सम्मान दिया और जो समीक्षा देने के लिए कहा, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूं। जय उमा महेश। धन्यवाद राजकमल जी, आपने बहुत ही सटीक शब्दों में अपने विचार प्रकट किए हैं। अब मैं प्रदेश अध्यक्षा सो अनुसया जी मालू से निवेदन करती हूँ कि आज के कार्यक्रम आपको कैसा लगा है, प्लीज कृपया हमें बताएं। बहुत सही कीर्ति जी, आपका जैसे ही मैं महाराष्ट्र में डाली तो अनेक कमेंट्स आ रहे हैं बेटा। बहुत बधाई आपकी इस इतने सुंदर बड़े आगमन पर और इतने आह्वान करने की पद्धत पर। मैं सोलापुर जिला अध्यक्ष महोदया वसंती जी भराड़िया बहन को भी वंदन करती हूँ। पहले अपने शब्दों में मैंने थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी भूल चुकी थी। बहना जिन्होंने हमारी सरोज जी गट्टानी ने एक एक शब्द, सच में वर्तमान समय में सगाई होती है तो उसके किस तरह से उसे टिकाकर और किस तरह से अमूल्य बनाए, उस पर बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया। उसके बाद में मैंने देखा कि उसने अपने रुद वेग में क्या किया, क्यों विवाह करना चाहिए और उसका महत्व क्या है, जो हमारी वैदिक धर्म है उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से वो बताती रही।
उसके बाद में मैंने देखा कि उसने स्त्री और पुरुष को एक धरा और नींव किस तरह से टिकी है और उसको कितना मजबूत करे, उसके बारे में अनेक उदाहरणों से बता रही थी। जीवन के मूल्य को कैसे निखारे, परिवर्तन आया है पर उस परिवर्तन के बहाव में कैसे बह रहे हैं, उस बहाव को थोड़ा सा रोकिए, मनमानी मत करिए, वह कहीं घातक हो जाएगा। जो समय बता रहा है उस समय को वो बहुत सुंदर तरीके से समझा रही थी। हमारे संस्कृति जो अंधकार के उसको नजर आने लग गई है, उसको रोकथाम करने के लिए उसने बहुत ही सुंदर से 5 चीजों को बताया कि 5 चीजों से कैसे हम अपने आप को परिवर्तन में ला सकते हैं। उसने बहुत ही सुंदर संवाद, शालीनता, सकारात्मकता, सहनशीलता, सामंजस्यता के एक एक शब्द पर बहुत सुंदर से उसने अपने को समझाने की कोशिश करी है। आज 45 बहन और भाई मेरे सामने है, उसके एक एक शब्द अनमोल थे, जो सच में अपने जीवन को अमूल्य करने के लिए उसने बहुत सुंदर तरीके से बेटी बचाओ, बेटी ब्याओ, बहू को पढ़ाओ, आत्मनिर्भर और सक्षम जरूर तू बेटी बन रही है, पर उस बहन को जब समय मेरे ख्याल से उनके मोबाइल को कुछ अड़चन आ गया है। एक 2-5 सेकंड हम देखते हैं। आगे ले लीजिए ना, अनुसया दीदी जुड़ जाने के बाद ठीक, फिर कोई से दिक्कत करेंगे। नहीं। वो जुड़ जाएंगे। कीर्ति भाभी, आप कार्यक्रम को आगे लीजिए। बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। सभी अतिथियों ने अपने अनमोल मार्गदर्शन से हमारे काफी प्रश्नों का निवारण किया है और नई सोच दी है। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार समस्या प्रमुख सौ उर्मिला जी सोमानी जी से निवेदन करती हूँ कि वो सभी का धन्यवाद करें। जय उमा महेश। सुंदरता हो न हो, सादगी होनी चाहिए, खुशबू हो न हो, महक होनी चाहिए, रिश्ता हो न हो, बंदगी होनी चाहिए, मुलाकातें हो न हो, बातें होनी चाहिए। यूं तो उलझे हैं सभी अपनी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। विवाह सगाई एक ऐसा बंधन है जिसमें खुशी और गम दोनों छिपे हुए हैं। हम हमारे जीवन को बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, अगर यह मोड़ हम सफलतापूर्वक पार कर ले तो हम हमारी जिंदगी सफल मानते हैं। आज हमें सरोज जी गट्टानी भाभी ने जो कुछ शादी के विवाह सगाई की समस्याओं पर मार्गदर्शन किया, वो बातें हम सब जान कर याद रखेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी समझाएंगे। मैं उनका भी तहे दिल से आभार मानती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि सौ अनुसया जी मालू, विशेष अतिथि बसंती जी भराड़िया, पश्चिम महाराष्ट्र विवाह गठबंधन समिति प्रमुख सौ राजकमल जी मर्दा, इन सब का आभार मानती हूँ। हमारे माहेश्वरी समाज में हर कोई कुटुंब ये बात समझ ले, समस्याएं समझ ले तो हमारा समाज बहुत प्रगत और खुशहाल कहलाएगा। आज की यह कार्यक्रम की शुरुआत महेश वंदना गान से हुई। सपना और श्रवण, इन्होंने मधुर आवाज और ताल से इनके आवाज और ताल से हम पहले ही मंत्रमुग्ध हो गए। हमारे मंडल के अध्यक्ष सौ दीपा भाभी झवर, इन्होंने समाज प्रबोधन के लिए यह प्रोजेक्ट हाथ में लिया, इसलिए उनका धन्यवाद। हम सब माहेश्वरी मंडल की सभी मेरी सहेलियां जिन्होंने यह प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद की, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आज के कार्यक्रम की पत्रिका एवं जूम लिंक बनाने का कार्य संभालने वाले पवन भैया झव्वर का भी आभार मानती हूँ। हम ऐसे ही हंसते खेलते और कुछ नया सीखते हुए हर प्रोजेक्ट में साथ रहे
यही मनोकामना। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद उर्मिला भाभी। इसी के साथ में आज के हमें उपलब्ध हुए सभी अतिथि और श्रोताओं बहनों को नमस्कार करती हूँ और भविष्य में इसी तरह हमें आप सभी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा यह आशा रखती हूँ। और विशेष रूप में मैं पवन जी झवर का भी आभार मानना चाहती हूँ कि वो हमें हमेशा अपने व्यस्त शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमें हमारे मदद के लिए हमें हमेशा तैयार रहते हैं। और भविष्य में आप सभी लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त हो, इस आशा के साथ आज का सेशन यही खत्म होता है। ये मैं थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू। धन्यवाद पवन जी, मैं भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आपका, जो आपने आज मुझे मौका दिया रूबरू होने का। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया सेशन हुआ। पूरे टीम का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जो समाज में आज ज्वलंत प्रश्न है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से 1 घंटे भर में चर्चा हुई, संक्षिप्त में लेकिन अच्छे स्वरूप में हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दीदी नहीं जुड़े ना? नहीं, मेरे ख्याल से उनका मोबाइल का बैटरी का कुछ इश्यू हो गया होगा, मैं देखा नहीं जुड़े वो। जी, मीटिंग में यहीं पे खत्म करता हूँ। सभी को जय महेश, जय श्री कृष्ण जी। पंढरपुर तहसील को फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ जी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।